नमस्कार, आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपके साथ शामली कात्यान। और आज के हमारे कार्यक्रम में गेस्ट हैं फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिस्टर मोहम्मद आमीन। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका आज के हमारे कार्यक्रम और हमारे चैनल एनबीसी हिंदी में। तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत होगी, मगर उससे पहले बताइए कि आप कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया जी हूँ जी सर। बताइए। सर, आजकल देश में हाल फिलहाल में तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं, देखने को सुनने को बहुत सी बातें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। विपक्ष कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, फिर चाहे वो 3 कृषि कानून हो या आने वाले चुनाव हो या महंगाई हो, तो इन सारे मुद्दों पर विपक्ष बहुत कुछ कह रहा है। और अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो इन सारे मुद्दों पर बात रखे, या ऐसा भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक तरह से घिरी हुई है हर जगहों से, क्योंकि अभी हाल में नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए हैं। तो विपक्ष का ये कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये बीजेपी ने ऐसा किया है या सरकार ने ऐसा किया है। तो ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है इस चीज़ को आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से हो सकता है कि हार का सामना करना पड़े, इस वजह से नरेंद्र मोदी ने ये 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो मोदी जी ने जो भी स्टेप लिया है वो हमारे देश के हित में लिया है, छोटे और बड़े के लिए लिया है, किसान और गरीब के लिए लिया है। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि बीजेपी जो पार्टी है उसको ये कहा जाता रहा कि विरोधी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने मुसलमानों के लिए भी काम किया है, और जितना आगे बढ़कर उन्होंने मुसलमानों के लिए काम किया है उतना मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक पुरानी सरकारों ने कुछ किया था। एक होता है करना, एक होता है करने की इच्छा। तो पुरानी सरकारों ने सभी के लिए, चाहे वो किसानों के लिए हों, मज़दूरों के लिए हों, गरीबों के लिए हों, नारा देते रहे कि गरीबी हटाओ। गरीबों को उन्होंने हटा दिया, लेकिन गरीबों का कोई भला नहीं किया। इसी तरीके से आप देखिए कि अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने किया, उन्होंने स्कीमें लाईं, लेकिन कभी भी उन्होंने उसको भ्रष्टाचार युक्त रखा। और मोदी जी ने क्या किया है, इस सरकार ने इसको भ्रष्टाचार मुक्त किया है। यानी जो भी, जिसको देखिए आप आज की डेट में देखिए, कोई भी मजदूर है, अगर वो किसी जगह काम कर रहा है तो उसको अपने पैसे का पूरा योगदान नहीं मिलता था। यानी अगर एक मजदूर को हमारी सरकारी ने तय किया है कि सरकारों ने तय किया कि भाई इसको 100 रुपये मिलने चाहिए, तो उसको जो कैश दिया जाता था, तो कैश देने में उसको 50 रुपये दिए जाते थे और उसको रुला कर दिया जाता था, समय पर दिया नहीं जाता था। आज क्या है, ये सरकार सख्त हो गई है, और ठेकेदारों को उन्होंने क्या किया कि आपको अगर काम कराना है कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके खातों में पैसा जाएगा। सीधा जो गवर्नमेंट का पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो किसी बचत का हो या किसी सहायता का हो, चाहे सब्सिडी का हो, सीधे उनके अकाउंट खाते खुलवा दिए गए और सीधे उन खातों में पैसा ट्रांसफ़र होता है। यानी बीच के दलाल बंद कर दिए, बिचौलिए बंद कर दिए। सबसे पहले सरकार से बिचौलियों को परेशानी हुई। उसके बाद आप देखिए, अभी किसानों की आप बात कर रही थी, ये भी बड़ा बड़ा मुद्दा है। इन्होंने चारों तरफ दिल्ली के घेरा रखा हुआ है। देखिए, सरकार इन घेरों से नहीं डरती है। आप देखिए, ऐसे तो आप देखा जाए तो देश के बाहर जितनी सीमाएं हैं हमारी, वहाँ तो इनसे बड़े बड़े दुश्मन हैं। इनको चाहे तो हम ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी दमनकारी नीति इस सरकार की नहीं रही है। जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, मैं देखता हूँ एज अधिकारी के तौर पर, मैंने पहले भी देखा है और अभी भी देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है। अगर चाहे सरकार तो इनको एक दिन में हटा सकती है, लेकिन सरकार का ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं है। न किसानों को कुचलने का है, न किसानों को, ठीक है। अब एक चीज़, ये बात देखिए, किसानों ने अपने मुद्दे रखे थे, इन्होंने बहकाया बड़े बड़े किसानों ने, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि छोटे छोटे किसानों को सही मूल्य मिलने वाला था। क्योंकि ये जो बिचौलिए पहले से बैठे थे, दलाल बैठे थे मंडियों में, उनसे उनको पूरा पैसा नहीं मिल रहा था और 10 तरह के उन पर टैक्स लगते थे। आप बताएं, मंडियों में उनका मंडी टैक्स था, उसके अलावा करप्शन टैक्स था, उसके अलावा उनका इंस्पेक्टर टैक्स था, उसके बाद उनके अड़तिये होते थे, वो अड़तिया एक अलग टैक्स देते। किसान समझ नहीं पा रहा था। ये तो ज़रूर है, एक बात मानते हैं कि उसको उधार दे रहा था, बनिया उधार दे रहा था, ये अड़तिया उधार दे देता था, उसका माल पड़ा है, लेकिन उसका माल अपने हिसाब से बेचता था, उसका दाम वो तय करता था। अब क्या होगा कि जो ओपन मार्केट होती है इसमें, उसमें उसको ऊंचा से ऊंचा दाम मिलता। कोई कहता नहीं हम 10 रुपये में बेचेंगे, कोई कहता हम 12 रुपये में बेचेंगे, तो एक उसको अच्छा दाम मिलता। और ये बात उन्होंने सोची थी एक भले के लिए, देश के किसानों के लिए। लेकिन इन बड़े बड़े जो बिचौलिए किसान थे, इन्होंने आके
और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज गवर्नमेंट को अपना बिल वापस लेना पड़ा। मैं कहता ठीक है, बिल वापस ले लिया, उनकी इच्छा थी कि भाई इसमें लोग किसान मर रहे थे, लेकिन इसमें किसानों का भला बिल्कुल नहीं है और इससे ना किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना गरीबों को कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, बिल ले लिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसानों के बारे में अगर हमारी सरकार सोच रही होगी, इस वक्त की सरकार सोच रही है, सोच के कुछ अच्छा कदम उठाएगी। और जहाँ तक एमएसपी की बात डे वन से चली आ रही है, लोगों ने कहा, मैंने सुना टेलीविज़न में कई स्टेटमेंट देखे, न्यूज़ में देखा, लोगों से सुनते हुए बात करते हुए कि एमएसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो एमएसपी की बात पहले भी थी और जब ये बिल आया उसके बाद भी थी, और यह बार बार कृषि मंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, इवन हमारे देश के गृह मंत्री ने बीच में बिचौलिए होकर कहा किसानों के लिए कि ये जो आपकी ये एमएसपी है ये जारी रहेगी, और एमएसपी आज बंद नहीं हुई है। अब इनको सिर्फ बहाना है कि हम कैसे जाएं वहाँ से, तो ये बहाने बना के अभी एक और दूसरी डिमांड रख दी कि एमएसपी रेगुलर कर दी जाए। अरे भाई थी, है और रहेगी, ऐसा तो है नहीं। तो सरकार का एक कायदा कानून है, उस हिसाब से चलेगी। किसानों ने सरकार नहीं बनाई है, ना उनके हिसाब से अधिकारी चलते हैं, ना उसके हिसाब से स्कीमें चलती हैं। सर, ये तो हुई कानून वापसी की बात। कानून पर किसानों की एक जीत आप कह सकते हैं कि हो गई है इतने लंबे आंदोलन के बाद, मगर अभी भी एमएसपी पर जंग जारी है। ठीक है, किसानों का कहना है कि नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी हमेशा। और इतना ही नहीं, 2011 में नरेंद्र मोदी ने खुद इस चीज़ की सिफारिश की थी कि एमएसपी पर एक बिल आना चाहिए। किसानों का कहना है कि अगर मोदी साहब खुद ही इसके पक्ष में हैं तो वो इस बिल को क्यों नहीं लागू कर देते हैं, या इस पे क्यों नहीं वो अपनी बात रख देते हैं। किसानों का सिंपल से बस ये कहना है कि वो इस चीज़ को लिखित में हमें दें और उसके बाद वो अपने अपने घर वापस जाएंगे। देखिए, अभी सौभाग्य की बात है कि अभी मैं गुजरात दौरे पे था, अहमदाबाद और बड़ौदा देखा मैंने, और उससे पहले भी काफ़ी पहले, मोदी जी से पहले भी मैं गया हूँ गुजरात में, तो गुजरात तो पहले भी मैंने देखा। लेकिन आप देखिएगा, और बल्कि मुख्यमंत्री से भी उनके मैं मिल के आया, जो वहाँ पर पाटिल साहब हैं, तो वो इतने सादे तरीके से बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी, एक टेबल पे छोटी सी, ऐसा लगता था कि कोई एक ऑफिसर, एक छोटा कमरा है, मुख्यमंत्री कमरा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ देखिए मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा निवास होता है, बहुत बड़ा ऑफिस होता है, बहुत बड़े लगता है कि कोई मुख्यमंत्री वहाँ पे बैठे हैं, जैसे हमारे योगी जी बैठे हैं। उससे पहले भी और मुख्यमंत्री बैठते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक सादगी देखी मैंने गुजरात के अंदर, और गुजरात का किसान आज खुशहाल है। इस आंदोलन में गुजरात का किसान नहीं आया, केरल का किसान नहीं आया है, मद्रास का किसान नहीं आया है। ठीक है, कुछ लोग हैं, उनमें मैं कहता हूँ कि वामपंथी दल हुए, और आप देखिए वामपंथी दल के साथ में आप देखिए कि हमारे वेस्टर्न यूपी के कुछ किसान हैं जो इस आंदोलन को चलाए रखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा है एमएसपी को लिखित तौर पे। इससे पहले ये लोग कहते रहे कि 3 बिल वापस कर ले, हम चले जाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि एमएसपी लिख के दें। ना एमएसपी पहले लिख के दी गई थी, ना अब दी गई है। ठीक है, मोदी जी ने उस टाइम कहा था और परिस्थितियाँ रही होंगी, और मैं बेहतर समझता हूँ कि ये जो हमारे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, बिना लाग लपेट के, कि ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं, उनके अंदर एक सेवा भाव है, एक साधु प्रकृति है, जिसके नाते वो हर एक को न्याय देना चाहते हैं। तो अभी ये जो बात कह रहे हैं एमएसपी लिख कर दी जाए, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा किसानों को कुछ मिलने वाला है। इस एमएसपी के नाम पे जो लिख के कह रहे हैं, मैं समझता हूँ आप देखिएगा एमएसपी से बड़ा कोई उनको पैकेट मिलेगा, और एक उनका हल मिलेगा कि जब ये एमएसपी की बात करना छोड़ देंगे। जब उससे बड़ी चीज़ मिल जाएगी तो एमएसपी किस बात की रह गई। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आप चाहे इनका मुद्दा देखिए, कश्मीर का मुद्दा रहा हो, उस मुद्दे को हल कर दिया। इन मुसलमानों का और हिंदुओं के बीच में एक जो खाई पटी हुई थी, जिसका नाम था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, उसको इन्होंने इस तरीके से हल किया है जैसे एक फरिश्ता करता है, देवदूत करता है, उस तरह इन्होंने किया। ना तो उसमें कोई खून खराबा हुआ, ना कोई मरा, ना कोई तनाव हुआ। देश में ये हो रहा था कि भाई अब क्या होगा, और उसकी नींव भी रखी गई, वो बन भी रही है। सभी मुसलमान भी साथ में हैं, हिंदू भी साथ में हैं। अब देखिए चुनाव भी होने वाले हो। देखिए विपक्षी दल इस वक्त बहुत परेशान हैं कि इन पर कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दे थे इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। अमीर गरीब की जो बीच की खाई थी उसको पाट दिया। हर एक को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, और हर एक आदमी स्वतंत्र से जी रहा है। अभी आपने बात की कि महंगाई की बात, मैं मानता हूँ। आप देखिए हमारा देश कितनी बड़ी महामारी से, और अभी भी उसमें उलझने हैं। कोई कह रहा है कोरोना माइक्रोना आने वाला है,
साउथ अफ्रीका में पाया गया है। तो देखिए हमारे देश ने वो किया है, विश्व में एक विश्व गुरु कर सकता है, और उसमें इच्छा थी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने इस तरीके से किया कि लोगों को रातों रात पता नहीं चला, हमारे यहाँ टीके बन गए, हमारे यहाँ से भेज भी दिए गए। यही विरोधी दल कहते रहे कि इन टीके लगाने से हमारे देश की जनसंख्या कम हो जाएगी, हमारे देश के लोग मर जाएंगे। ये विरोधी लोगों की चाल थी। लेकिन देखिए उन्हीं विरोधी लोगों ने अपने टीका लगवाया, अपने बचे, और बचने के बाद देखिए वहाँ पर पिछली बार इलेक्शन भी हुए, और टीका आज इतनी हमारे पास सरप्लस है कि आप देखिए करोड़ से ऊपर पहुँच गया, 100 करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है। कितनी बड़ी इच्छा शक्ति की बात है। तो ये इनको नज़र आ रहा है कि इनके आगे कोई अल्टरनेट नहीं है। अभी भी इन्होंने योजनाएं तय की, आपने देखा जेवर एयरपोर्ट को किया। जेवर एयरपोर्ट विश्व का सबसे बढ़िया एयरपोर्ट बनेगा, और इतना अच्छा एयरपोर्ट बनेगा ये उनको सोचा भी नहीं जा सकता। मैं उस वक्त नागर विमानन यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में था, जब इनका उत्तर प्रदेश सरकार में चीफ मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी। उस वक्त इनका प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया गया, इसलिए कि सिक्योरिटी क्लियरेंसेज थी। मीन्स इनका कहना था DGCA का कि ये जहाज़ अगर उड़ेगा यहाँ से, नई दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ेगा, तो ये वहाँ जाके टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही एयरपोर्ट है, वही जगह है, वही शासन है, लेकिन करने की इच्छा शक्ति इस प्राइम मिनिस्टर के अंदर नज़र आई। उन्होंने किया और उसको लागू किया, जिसकी वजह से। और इससे पहले एक और एग्जांपल मैं बता दूं कि पहले ये कहा जाता रहा कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नोएडा आ जाता है, उसकी सरकार चली जाती है, वो यहाँ हटा दिया जाता है। आज मैं समझता हूँ 4-5वीं बार 6वीं बार आ चुके हैं योगी जी, जिसमें आपकी लास्ट आए थे ये एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कराने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ वहम की बातें हैं, और विरोधी को पास कोई भी मुद्दा नहीं इस वक्त, जिस मुद्दे को ये लेके जाएं। अभी आप बात कर रही थी कि महंगाई की, ठीक है, महंगाई की अभी देश की स्थिति क्या है, विदेशों में क्या स्थिति है, महंगाई है, मैं मानता हूँ। लेकिन हमने भी तनख्वाह जब शुरू की है अपनी, तो हमको भी 1,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरी सैलरी थी 1.5 लाख रुपए। तो आप देखिए कहाँ 1,500 रुपये, 1,500 रुपये, और कहाँ 1.5 लाख पे सैलरी पे मैं रिटायर हुआ। तो ये मुझे नहीं देखना है कि हमारी सैलरी कैसे बढ़ती चली गई। अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ती चली गई, खर्चे भी बढ़ते चले गए, और आज हम अफोर्ड कर रहे हैं। जो चीज़ें हम 1,500 रुपये में अपने परिवार का पालन कर लेते थे और जी लेते थे, उसी स्टैंडर्ड में हम 1.5 लाख में भी जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सोचना गलत है आदमी का। जैसे जैसे आदमी का डेवलपमेंट हो रहा है, पहले लोग जूता 20 रुपये का पहनते थे, अब लोग 15,000 का जूता पहनते हैं और ख़रीदते हैं। मार्केट है तो पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, क्यों नहीं। तो ये है, ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को भ्रम करना और इस तरह से फैलाना, जिससे कि लोग, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। आप किसी एक बच्चे को 1 रुपये की चॉकलेट दे के नहीं दिला कर सकते, वो कम से कम हाथ रखता है तो 20, 25, 50 रुपये की आइसक्रीम और चॉकलेट रखता है। तो क्यों? क्योंकि जानता है कि हमारे पापा अफोर्ड कर लेंगे, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर लेंगे, और वो जानता है कि इसका क्या टेस्ट है। तो इस तरीके से अब अवेयरनेस आ चुकी है, जनता समझ चुकी है, और जनता इनको भाव देने वाली नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ऐसा निष्पक्ष रूप से। जी सर, साथ ही साथ किसानों का ये भी कहना था कि किसानों के अंदर एक नाराज़गी देखी गई नरेंद्र मोदी को लेकर, कि उन्होंने इस पूरे आंदोलन के दौरान जितने भी किसान शहीद हुए उन्हें लेकर कोई दुख नहीं जताया। उनका ये कहना था कि जैसे विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस हो गई या अखिलेश यादव हो गए, उन्होंने किसानों के परिवारों से जाके मुलाकात की है, संवेदना व्यक्त की। ऐसा नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं किया, अगर वो किसानों के हित में इतना सोच रहे हैं तो? देखिए, देश का प्रधानमंत्री है, उनके नेता हैं, उनके मंत्रीगण हैं। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुख नहीं जताया है, बल्कि जब बिल वापस लिए तो उसके साथ माफ़ी भी मांगी है कि हमसे शायद कहीं भूल चूक हो गई है, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं किसानों, किसान के परिवारों से, सभी से। जहां तक सवाल है इस बात का कि ये लोगों के पास समय है, ये मुख्यमंत्री नहीं है और वो गए उनके घरों पे, वो अपोजिशन में हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, सारा दिन कोई काम नहीं है। हमारे मंत्रीगणों पे तो काम है, सरकारें चलाना है, उनको शासन चलाना है। अब मोदी जी का ऊपर से पूरा शासन पक्का है, वो टाइम लिमिट दे के हर काम को कर रहे हैं, टाइम से पहले काम होना चाहिए। ऐसे अपने अधिकारियों को, ऐसे अपने मंत्रियों को रखा हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं गए होंगे, कहीं कहीं मैंने देखा है न्यूज़ में मुख्यमंत्री भी गए हैं, उनके मंत्री भी गए शोक करने के लिए। लेकिन इस बात को कैसे कहा जाए कि उनको दुख नहीं है? ऐसा नहीं है, देश के हर नेता को। लेकिन जब ये पता चलता है कि वो आपस में ही मार रहे हैं, अभी सुना होगा आपने कि इधर ये जो हरियाणा से बॉर्डर लगता है, यहाँ पे सरदारों ने एक हमारे दूसरे किसान को मार दिया था, 2 सरदार निहंग उसमें पकड़े गए। तो जब ये आपस में ही कर रहे हैं तो इसमें क्या दुख जताना है हमको?
ये तो उनका अपना पर्सनल झगड़ा है किसानों का। किसान अगर मरे हैं तो उनके लिए दुख है, सरकार को भी दुख है, लोगों को भी दुख है, मुझे भी दुख है। लेकिन जहाँ उनका पर्सनल झगड़ा है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना सरकार कर सकती है, तो उनको सोचना होगा। जी सर, अब थोड़ा सा चुनाव की तरफ रुख कर लेते हैं। चुनाव आने वाले हैं फरवरी में, हालांकि फ़िलहाल अभी तारीखें सामने नहीं आई हैं, मगर सारी पार्टियों की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही है। बीजेपी भी काफ़ी तैयारियों में लगी हुई है और तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो भी दाव पेच लगा रहे हैं कि वो भी आने वाले चुनाव में पूरी जीत हासिल करे। मगर यहाँ मेरा सवाल ये है कि 2017 में बीजेपी ने बहुत एक बड़ी जीत हासिल की थी, इतिहास रचा था। तो क्या लगता है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं वो इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, जहाँ तक मेरा इलेक्शन कमीशन से वास्ता रहा है, मैंने वहाँ पे चुनाव कराए भी हैं, गिनती भी कराई है, ऑब्जर्वर भी रहा हूँ और सारी प्रक्रिया को जानता हूँ। तो जैसा कि आपने देखे होंगे मेरे पुराने इंटरव्यू, जब पिछले 5 स्टेटों को चुनाव हुए थे, उसमें मैं तब भी बोला था, जब ममता बनर्जी को कहा जा रहा था उस स्टेट से कि इसमें केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री का दबाव है, इसलिए सीआरपी ने गोली चलाई, उनके जवानों ने गोली चलाई, उनके दबाव में, केंद्रीय गृह मंत्री के, प्रधानमंत्री के दबाव में इलेक्शन कमीशन है। तब भी मैंने इसको रिग्रेट किया था और कहा था कि इलेक्शन कमीशन कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करता और निष्पक्ष रूप से काम करता है। उसी का नतीजा था कि ममता जी 2 बार चीफ मिनिस्टर वहाँ बनी थी इलेक्शन से पहले, और ऑन रिकॉर्ड है हमारे, अगर आप जाएंगी गूगल पे हमारे इंटरव्यू देखेंगी, उसमें मैंने कहा था कि देखिए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से काम करता है, निश्चित चुनाव कराता है, उसमें किसी कोई घपलेबाजी नहीं होती और जितनी हमारे अधिकारी या फोर्सेस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होते हैं। उसी का नतीजा था कि ममता जी दोबारा आई हैं वहाँ पर सीएम होके, तब तो उनके बाद उनकी ना तो बोल निकले हैं उनके किसी अधिकारी के, ना नेताओं के, कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की है। जहाँ तक सवाल ब्लेम किया जा रहा था उस वक्त भी कोरोना के लिए कि मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और ये कहा, क्लेम करते हुए कि इलेक्शन कमीशन के लोगों पर एफआईआर होनी चाहिए, इन पर क्रिमिनल केसेस लागू होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी भी जब इलेक्शन कराएगा, जैसे आप डेट की बातें कर रही हैं, तो सबसे पहले रिव्यू करता है, स्टेट को रिव्यू करता है, अधिकारियों से बात करता है, हमारी इलेक्शन की वोटर लिस्टें तैयार होती हैं और सारी हमारी ये प्रिपरेशन हो जाती है, तो फिर हम उनके चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन बुलाता है, कमीशन फुल कमीशन, और बुला के उसको सुनता है, गृह मंत्री को बुलाता है और हमारे गृह सचिव भारत सरकार को बुलाता है और कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाता है। इन चारों अधिकारियों को बुलाने के सुनने के बाद फिर उनकी स्टेट पे जाता है फुल कमीशन और जाके सारे अधिकारियों से बात करता है, क्योंकि हर ज़िले का ज़िला अधिकारी हमारा निर्वाचन अधिकारी होता है। तो इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन, वहाँ की स्थिति, भौगोलिक और वहाँ के क्या क्या फेस्टिवल हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन अपनी डेट अनाउंस करता है। अभी इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हैं और ये एक हमारा रूटीन प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि सारी साल तैयारी होती है और तैयारी होने के बाद जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं उसके लिए तैयारी होती है। और जिस तरह से हम देखिए, अब मिलिट्री में सारे मिलिट्री मैन को ट्रेनिंग दी जाती है, युद्ध स्तर के लिए तैयारी होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि युद्ध हो ना हो, लेकिन यहाँ तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाता है स्टेट के साथ में, सेंटर के साथ में, कि जो डेडलाइन दी गई है उससे पहले उनकी विधानसभा फॉर्म हो और वहाँ का विधायी कार्यभार शुरू हो। सर, अगला सवाल मेरा ये था कि अभी जिस भी तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है बीजेपी की तरफ से भी चुनाव को लेकर, तो अभी हाल ही में अचानक से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, आए दिन बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, जनवरी से अगर आप देखें तो कपड़े भी महंगे होने जा रहे हैं। तो घुमा फिरा के बात यह है कि जो आम आदमी है उनके जेब पर काफ़ी असर पड़ रहा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी को इस बार चुनाव में अच्छा खासा जो मत है लोगों की तरफ से देखने को मिलेगा, या क्या कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। और आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, महंगी से महंगी मार्केट में चले जाइए। मैं अभी भी आपके ग्रेटर नोएडा गया था परसों, तो देख रहा था मॉल भरा पड़ा हुआ था, ब्रांडेड आइटम बिक रहे थे। क्यों बिक रहे हैं भाई? महंगी से महंगी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, महंगी से महंगी लोग परचेजेस कर रहे हैं, और इसी महंगाई सरकार क्या करे? सरकार के पास अपनी ये कंपनियां, ऑयल कंपनियां जो देश में काम कर रही हैं, और ये पहले ही जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार का दिया हुआ है और उनको उन्होंने घाटा दिया, उसे प्रेशराइज किया और कंपनियों से कहा गया कि आप इसको लेवी दीजिए, छूट दीजिए। वो करते गए, वो क्रेडिट में है। 3000 करोड़ रुपए पिछली सरकारों का कंपनियों पे बकाया था, सरकार ने नहीं दिया। ये सरकार ऐसी सरकार है, कहती है हम तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, आप अपनी वसूली अपने आप करिए, हमसे कोई पैसा मत मांगिए।
तो इसलिए महंगाई दिख रही है। अब जिसको ज़रूरत होगी वो गैस जलाएगा, जिसको ज़रूरत होगी साइकिल पे चलेगा, जिसको पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है स्कूटर पे चलेगा, कार पे चलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार नहीं है ना कि आप 100 रुपये का खाना खाइए या 10 रुपये का खाइए, वो फ्री है, फ्री होल्ड है ऑयल कंपनियाँ। और आप देखिए कि केजरीवाल ने अभी कम किया यहाँ पर दिल्ली में, इस तरह उससे पहले यूपी सरकार ने कम कर दिया था। जहाँ तक सवाल सरकार और उसका है बीजेपी सरकारों का, वो क्लियर कट दिख रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी कम कर दिया। ये कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है कि घी किस भाव में बिकेगा, तेल किस भाव में बिकेगा, कपड़े किस भाव में बिकेगा। वो इलेक्शन कमीशन का ना मतलब है, ये सरकारों का भी मतलब है। अब ये फ्लक्चुएशन जो है मार्केट में इंटरनेशनल लेवल से आया हुआ है, इसकी वजह से आज जो महंगाई हो रही है उसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं हैं। इसके लिए हमारी आपूर्ति और उसका लेना देना है, मीन्स इनपुट और आउटपुट से है। पहले हमारे यहाँ लोग कम होते थे, कम परचेजेस होती थी, मार्केट डाउन थी। अब जब हमारे ज़्यादा परचेज करने वाले हो गए तो प्राइसेस बढ़ते चले गए और लोग खरीदते जा रहे हैं। या तो खरीदना लोग छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और एक रूटीन वर्क है। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है कि वो ऑयल कंपनियों को कहेगी कम करो। क्यों ऑयल कंपनियों को कहेगी कम करो तो फिर अपने पास से पैसा देना होगा। सरकार के पास इतना पैसा बेलावर्जी का नहीं है जो वो दे सके, उनकी भरपूर्ति करते। 3,000 करोड़ रुपए पुराना पैसा इस सरकार ने, मोदी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए ऑयल कंपनियों को दिया, उनका जो बकाया था, जिसका ये नतीजा है कि आज प्राइसेस हाई हुए थे और अब फिर नॉर्मल हो रहे हैं। तो इसको इलेक्शन से जोड़ने कोई तुक नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मोहम्मद आमीन। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी हिंदी, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।